इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा तो आपने सुना ही होगा कि कनाडा का जो रिजेक्शन रेट है, स्टडी वीज़ा रिजेक्शन रेट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। स्पेसिफिकली अगर हम लास्ट मंथ्स की बात करें तो ये पहुंच गया है 40% से 50% तक, जो कि कोविड से पहले सिर्फ 15-20% होता था। सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके बहुत से कॉमेंट्स आए मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पे, वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है एंड हाउ वी कैन मेक आवर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग एंड ऐसा क्यों हुआ है। और एक कॉमेंट तो ऐसा था कि कनाडा ने स्टडी वीज़ा देना बंद कर दिया है एंड विल लेट यू नो जब वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो इट्स नथिंग लाइक दैट, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस कि ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी है वो पूरी डिपेंड करती है इमिग्रेशन पे, स्टूडेंट्स पे, क्योंकि यहाँ पे आके स्टूडेंट 70% ज़्यादा फी पे करते हैं डोमेस्टिक स्टूडेंट से, राइट। सो वीज़ा तो कभी, स्टडी वीज़ा कभी बंद नहीं होने वाला। कनाडा को इमिग्रेशन चाहिए ही चाहिए। कनाडा नीड्स स्टूडेंट, कनाडा नीड्स स्किल्ड वर्कर्स। सो ये तो आप भूल जाओ, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप को अपनी जो फाइल है वो कैसे स्ट्रांग बनानी है, आपको अपने एक्सेप्टेंस चांसेस कैसे इंप्रूव करने हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिजेक्शन रेट ज़्यादा क्यों है, और उसके अलावा आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग कैसे बनानी है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा हो। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो इंक्रीज हुआ है रिजेक्शन रेट में, जो 50% तक पहुंचा है, इसके मेन रीजंस क्या हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो जो कनाडा में स्टडी वीजाज लगे हैं ये बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्री कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बाकी जो अब्रॉड कंट्रीज हैं जहाँ पे हम स्टडी वीजा जनरली अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, वो बंद हो गया था उस टाइम पे, और इस वजह से ज्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो कनाडा में लगी, क्योंकि कनाडा वाज एक्सेप्टिंग स्टडी वीजा एप्लीकेशंस ड्यूरिंग कोविड एज वेल। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई और बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से जब अब स्टडी वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, दोबारा से बॉर्डर्स वगैरह ओपन हुए हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा होने की वजह से हमें रिजेक्शन रेट भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए रिजेक्शन भी ज्यादा है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो सेकंड रीजन है वो है डिलेड प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि स्टडी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, अब वो काफी मंथ्स लग रहे हैं। डिले की वजह से भी जो एप्लीकेशन है वो और बढ़ती जा रही हैं, और इस वजह से रिजेक्शन रेट भी हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें ये इंक्रीज दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ कंट्रीज हाईलाइट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो आप लोगों को शायद पता होगा, आपने अपने आसपास देखा होगा कि फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक आइल स्कोर हाईलाइट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि स्टडी के बाद आपका काफी गैप है और आपने उस गैप को कवर करने के चक्कर में कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन दी है, कोई फेक कंपनी से एक्सपीरियंस लेके कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाई है, राइट। इस वजह से हाईलाइट होने की वजह से एप्लीकेशन की जो स्क्रूटनी है वो भी बहुत ज्यादा होने लगी है। ये एक सेकंड रीजन है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे फ्रेंड है, उनके किसी फ्रेंड ने स्टडी वीजा की एप्लीकेशन अप्लाई की, उनका मुझे रिसेंटली फोन आया था और मुझे वो सुन के ही बहुत हैरानी हुई। उनकी स्टोरी ये थी कि जो उनका फ्रेंड था वो काफी टाइम से पास आउट हो चुके थे, एजुकेशन उनकी कंप्लीट थी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। किसी कंसल्टेंट के पास गए और उनके कंसल्टेंट ने उनकी फाइल लगा दी और उनका रिजेक्शन आ गया। लेकिन अब वो दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं किसी और कंसल्टेंट के थ्रू, लेकिन उनको यही नहीं पता कि जो प्रीवियस कंसल्टेंट था उन्होंने उनका एक्सपीरियंस क्या शो किया है। मतलब ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, मुझे तो हैरानी हुई सुन के कि ऐसा कोई कंसल्टेंट या कोई खुद स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है, राइट। वो स्टूडेंट पुराने कंसल्टेंट के पास गए कि यार आपने क्या शो किया था, आप मुझे बता दो, और वो कंसल्टेंट ऐसा है कि उनको फाइल ही नहीं दे रहा, बता ही नहीं रहा कि मैंने क्या शो किया था। आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए अगर आप जाते भी हैं तो, और कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं लगानी चाहिए जो आपको पता ही नहीं है। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज लाइसेंसिंग इशू। तो मेक श्योर आप अपनी पूरी रिसर्च करें कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, DLI लिस्टेड है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं। मेरे पास एक और एग्जांपल है, मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कनाडा आ चुके हैं, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि कॉलेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देता ही नहीं है। कई लोगों को लगेगा ये बहुत कॉमन है, ये चीज पता होनी चाहिए, राइट, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता। आधे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बोल देते हैं कंसल्टेंट को कि आप बता दो हमें कौन सा कोर्स सही रहेगा जिसमें ज्यादा चांसेस है, और कॉलेज भी डिसाइड करते हैं कंसल्टेंट्स उनके लिए, राइट। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको, मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम में लाके खड़ा कर देती है अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये थे 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से रिजेक्शन रेट हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, राइट। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से फाइल्स रिजेक्ट होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स की जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपके वीजा के एक्सेप्टेंस चांसेस बढ़ाएंगे अगर आप वो फॉलो करते हैं और रिजेक्शन चांसेस कम करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट आता है रेलेवेंट प्रोग्राम। मुझे लगता है मेरा स्टडी वीज़ा एक्सेप्ट ही इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने अपना प्रोग्राम रेलेवेंट लिया था। 2 कंसल्टेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था डिप्लोमा, लेकिन मैंने ली मास्टर्स। कंसल्टेंट्स ने बोला कि तुम मैनेजमेंट में जाओ, लेकिन मैंने की कंप्यूटर्स, राइट? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सबसे रेलेवेंट जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर्स और IT में ही है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कंप्यूटर्स और IT में था और मैंने मास्टर्स की, राइट? लेकिन अब बात करते हैं कि आपको रेलेवेंट प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपकी जो एजुकेशन है वो किस चीज़ में है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ में है। कोशिश करें कि आप ऐसा प्रोग्राम लें जो लिंक करता हो। जनरली जो रिजेक्शंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रेलेवेंट नहीं होता, आपका उसके साथ कोई लिंक नहीं होता। इस वजह से वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये तो कोई लिंक ही नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट शोज लाइक दे आर नॉट श्योर व्हाट्स योर इंटेंट टू कम टू कनाडा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है कि सैंडी, आई डोंट वांट टू डू अ रेलेवेंट कोर्स, मुझे किसी और फील्ड में जाना है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट किया, उनको बैंकिंग का एक्सपीरियंस था लेकिन उनको IT में जाना था। तो उनको ये था कि सैंडी, मैं अपने पैसे वेस्ट करना ही नहीं चाहता, चाहे मेरी BCom की हुई है, चाहे मैंने बैंकिंग में एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन मुझे IT साइबर सिक्योरिटी में जाना है। उस केस में जनरली यही है कि आपको वीज़ा तो एक बार चाहिए ही, राइट? सो वीज़ा के लिए तो रेलेवेंट कोर्स ही आपको सजेस्ट करेंगे लेने के लिए, क्योंकि उसमें आपकी एक्सेप्टेंस चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जब आपको वीज़ा लग गया, जब आप कनाडा आ गए, उसके बाद आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं IT में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टडी वीज़ा, स्टडी परमिट होगा। देन यू कैन चेक फॉर अदर कोर्सेज, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं चाहे IT में, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज योर कोर्स और कॉलेज। नेक्स्ट इज SOP मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जो 2 पेज हैं SOP के, ये आपका फ्यूचर बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि SOP ही एक ऐसी चीज है जो वीजा ऑफिसर पढ़ेंगे और समझेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। SOP को बहुत ध्यान से बनाना। SOP के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको कैसे बनानी चाहिए। गड़बड़ तब होती है जब स्टूडेंट्स अपनी SOP खुद बनाते ही नहीं है, कंसल्टेंट्स उनके बिहाफ पे बनाते हैं, और उससे भी ज्यादा गड़बड़ तब हो जाती है जब उनको पता ही नहीं होता कि कंसल्टेंट ने SOP में लिख के भेज क्या दिया। आपको पता है कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, सो इस वजह से आप ही उसको अच्छे से लिख सकते हैं। SOP में ध्यान रखना, मैं आपको ब्रीफली जल्दी से बता देती हूँ कि SOP को आपने फोकस करना है, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट से स्टार्ट करना है कि उनको पता लगे कि आपका पैशन क्या है, राइट? उसके बाद आपको बताना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, लेकिन आपने जो भी कोर्स सिलेक्ट किया है वो क्यों सिलेक्ट किया है, अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। कोर्स के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो आपने सिलेक्ट किया है वो क्यों सिलेक्ट किया है, ये आपको बताना है। और इसके बाद आपको बताना है कि आप कनाडा ही क्यों आना चाहते हैं, आप अपनी इंडिया में भी ऐसा कोर्स कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए आपको वही कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आपने अपनी रिसर्च की हो, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में लैब थी, मैंने मेंशन किया था कि लैब है, मैंने तो इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी, मैंने तो अपने प्रोफेसर्स के नाम भी लिख दिए थे उसमें, उनके नाम पे पेटेंट्स थे, जिस टेक्नोलॉजी पे मुझे काम करना था वो उसमें एक्सपर्ट थे। तो ऐसी चीज़ें मैंने मेंशन की थी। इससे पता लगता है कि आपने अपनी रिसर्च की है, आपको पता है आप क्या करने आ रहे हो, स्टडी कौन सी चीज़ की करने आ रहे हो, राइट? तो ये चीज़ें आप मेंशन करना, और ये मत भूलना कि आपको ये मेंशन करना है कि आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यू वांट टू कम बैक टू योर होम कंट्री, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे अपना जो करियर है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली टाइज जरूर शो करें कि आपकी फैमिली टाइज क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आइल्स का स्कोर। आइल्स का जो स्कोर है वो आपको पता ही है कि मेनली आपको 6 ईच तो चाहिए ही होते हैं और 6.5 ओवरऑल चाहिए होते हैं, चाहे आपके कॉलेज ने ऑफर लेटर दे दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉलेज आपको 5.5 पे ऑफर लेटर दे रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी बीट कर रहे हैं आप, और आपको मिल गया ऑफर लेटर, इट डजंट मीन कि आपको वीजा भी मिल जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप SDS कैटेगरी में कर रहे हैं या नॉन SDS में, क्योंकि इन कैटेगरीज के अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें कितना स्कोर चाहिए। सो मेक श्योर आप वो भी चेक करें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप टारगेट एटलीस्ट 6.5 ओवरऑल और 6 ईच जरूर करें। नेक्स्ट रीजन इज इनसफिशिएंट फंड्स। फंड्स एक बहुत बड़ा रीजन है। हमें लगता है कि यार फंड्स तो हमने ठीक लगाए थे फिर भी रिजेक्शन आ गया। इसमें भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो कॉलेज है, अगर आपकी 1 साल की फी की रिक्वायरमेंट है, आप 1 साल की फीस भरें। GIC की रिक्वायरमेंट है $10,200, ये जो फंड होता है ये आपका ही होता है, लेकिन ये आपका इनिशियल जो डेज है उसमें लिविंग एक्सपेंसेस में काम आता है। सो ऑल इन ऑल आपको सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके मॉम डैड के पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, एक्स्ट्रा FD है, या फिर कोई भी ऐसे एसेट्स हैं जो आप शो कर सकते हैं, तो वो एसेट्स आप
आप जरूर शो करें, क्योंकि उससे आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। मिनिमम तो देखो वो दिखाना ही है, मिनिमम के अलावा अगर आप ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे उसका कोई हार्म नहीं होता, उसका फायदा ही होता है। सो मेक श्योर कि आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा शो करें। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा लगानी है, जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी सारी ITR, अपनी सैलरी स्लिप्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर्स, ऑफर लेटर्स, ये सारी चीजें लगाएंगे, आपको हेल्प करेंगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रीवियस रिजेक्शन है वो आपको मेंशन करना ही है कि आपका रिजेक्शन आया था। आपकी सारी ट्रैवल हिस्ट्रीज, मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है कि आपके केस में आपके केस को स्ट्रांग बना सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डॉक्यूमेंटेशन जरूर अप्लाई करें। अगर आपका रिजेक्शन आ गया है, आपको पता करना है कि रीजन क्या था, ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से रिजेक्शन आया है। अगर किसी का रिजेक्शन आ भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल आजकल न्यूज आ रही है कि टॉपर्स का भी रिजेक्शन आ रहा है, बीइंग अ टॉपर डज नॉट गारंटी कि आपको वीजा मिल जाएगा। आपको बाकी चीजें भी ध्यान में रखनी है, आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ आपको फंड्स, आपका रेलेवेंट कोर्स, वो सारी चीजें SOP वगैरह जो मैंने डिस्कस की हैं वो भी ध्यान में रखनी है। वर्स्ट केस सिनारियो अगर रिजेक्शन आ गया है तो आपको देखना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से रिजेक्शन आया होगा। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप GCMS नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। आई गेस $5 लगते हैं GCMS नोट्स या केफ्स नोट्स जिसको बोलते हैं। उससे आपको पूरी आपकी जो हिस्ट्री है, किसने आपकी फाइल पे काम किया है, क्या आपका रीजन है, क्यों रिजेक्शन आया, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता लग जाती है। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं कि आपके स्टडी वीजा के चांसेस इंप्रूव हो सकें। और 50% वीजास एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, राइट। अगर रिजेक्शन रेट इंक्रीज हुआ है तो 50% ऐसे लोग हैं जिनका वीजा एक्सेप्ट हुआ है। सो उन 50% में आप क्यों नहीं हो सकते, आप हो सकते हो, राइट। जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है सोशल मीडिया पे, इधर उधर आप सुन रहे हैं, इग्नोर दैट, जस्ट फोकस ऑन दैट यू नीड जस्ट 1 सीट। मेक श्योर आप वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करें जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, और ऐसी कोई चीज ना करें जिसकी वजह से आपके स्टडी वीजा पे नेगेटिव इंपैक्ट हो। सो ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, माय नेम इज सैंडी, वेलकम टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लेना so that you don't miss any upcoming videos. You can also connect with me on my Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. And if you want to book one-on-one consultation call regarding discussion on study abroad, career, life in Canada, you can do so. The link is in the description. So that's it guys. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.